अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजर और आप देख रहे हैं cancercare.jk। नाजरीन, cancercare.jk की 9वीं किस्त में हम आज ब्रेस्ट कैंसर पर मजीद बातचीत करेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पिछली किस्त यानी 8वीं किस्त में ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के इब्तिदाई मालूमात के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस हवाले से आज के इस खुसूसी शुमारे में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, मजीद मालूमात, आपके सवालात और खदशात से मुतालिक मजीद बातचीत होगी। कैंसर स्पेशलिस्ट, माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ से पी न्यूज के एडिटर बशीर नाज बात करेंगे। तो पेश करते हैं ये स्पेशल प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। cancercare.jk और पी न्यूज में आपका खैर मकदम है। पिछले एपिसोड में हमने आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले बात की है। प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहा। उस वक्त डॉक्टर साहब ने बोला है कि जो भी हमारी माएँ बहनें हैं या बच्चियां हैं जिनको अगर ब्रेस्ट्स में गिल्टी महसूस होती है नहाने के दौरान या कुछ ऐसे, तो मुमकिन है कि वो कैंसर की अलामत हो सकती है। तो आज हमारा इसका दूसरा एपिसोड है। हम कोशिश करेंगे आज ही के एपिसोड में इसको मुकम्मल करने की। तो आज हमने एक बार फिर डॉक्टर साहब को दावत दी है प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, पी न्यूज और cancercare.jk में आपका खैर मकदम है। पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब आपने बोला कि जिस माँ या बेटी या बहन को अपने ब्रेस्ट्स में गिल्टी महसूस होती है तो उसको मुमकिन है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है या और भी कुछ होगा जी। तो अगर ऐसा है जी, किसी बहन बेटी या माँ को ऐसा महसूस हुआ है, कोई गिल्टी हुई है, उसके लिए क्या इलाज है, टेस्ट क्या करने उसके बाद उसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका डायग्नोसिस जो होता है उसके लिए 3 टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम ट्रिपल असेसमेंट, टेस्ट नहीं बोलेंगे, ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज। ट्रिपल असेसमेंट, 3 असेसमेंट। एक तो जो हमने पहले बताया कि पिछले एपिसोड में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद ब्रेस्ट को देखना। उसके बाद कोई गिल्टी किसी को लगी कि ब्रेस्ट में गिल्टी है, उसके बाद उसका दूसरा स्टेप आता है डायग्नोसिस का। तो उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो उसमें यूएसजी आता है और दूसरा मेमोग्राफी आती है। मेमोग्राफी जो है वो एक एक्सरे की मानद होता है, जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। अब मेमोग्राफी किस में करेंगे और यूएसजी किस में करेंगे, ये इसमें एक अहम सवाल पैदा होता है। जो फीमेल्स 40 साल या 45 साल, यूजुअली तो 45 साल हम बोलते हैं, तो 45 साल की एज से कम हो, उनके ब्रेस्ट जो होते हैं वो काफी, उनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों में मेमोग्राफी हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो ऐसे फीमेल्स के लिए यूएसजी एक उम्दा इन्वेस्टिगेशन। अब जो लोग 45 साल की एज से जायद हैं, जिनकी एज 45 से जायद है, उनके लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल इन 2 में से मेमोग्राफी। तो उनको मेमोग्राफी करते हैं। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, गिल्टी है, उसके बाद हमने या तो यूएसजी किया या तो मेमोग्राफी की, ठीक है। तो इसमें हमको पता चलता है कि ये जो गिल्टी है ये किस किस्म की गिल्टी है। इस पर फिर डिसाइड होता है कि इस गिल्टी को आगे जाके हमको और एक असेसमेंट करने की जरूरत है या नहीं है। वो जो तीसरी असेसमेंट है, जो सबसे अहम असेसमेंट है, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। उसकी बहुत सारी किस्में हैं। यूजुअली तो नीडल बायोप्सी करते हैं। पहले तो एक छोटा मोटा ऑपरेशन करते थे, तो उसको काट के उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के उसको बायोप्सी करते थे, लेकिन उसकी जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। नीडल बायोप्सी से हमारा काम हो जाता है। और नीडल बायोप्सी से ये पता चलता है
कि वाकई ये कैंसर है कि नहीं। अगर ये कैंसर है तो उसके बाद उसको जब डायग्नोसिस मिलता है, उसके बाद उसको आगे असेसमेंट करने के लिए और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है, जिनकी हम बात करेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब ये ठीक है। बायोप्सी के बारे में ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे कि अक्सर कहा जाता है कि जब किसी को बायोप्सी की जाती है जी, अगर डिटेक्ट होता है ये कैंसर जी, है बायोप्सी में, जी, फिर ये एक आम बात है कि अब जल्दी ऑपरेशन करना, क्योंकि इसको प्रिक लग गए फैल से। क्या ये मुमकिन है फैलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे पहले की निस्बत बायोप्सी से? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मुझे ये मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा सवाल करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। मेरे जहन में भी नहीं आया था ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, जिसके बारे में मैं थोड़ा वजाहत मुझे करनी चाहिए थी, अदरवाइज ये प्रोग्राम हमारा इनकम्प्लीट रहता। देखिए, ये जो बायोप्सी, नीडल बायोप्सी या इंसिजन बायोप्सी हम बोलते हैं, ये आज की बात नहीं है। ये गैलन ने 200 सदी में ये बात कही है कि जब आप कैंसर को, इसको कांकर वो बोलता था, यानी क्रैब, जब आप इसको छेड़खानी करते हैं तो ये फैल जाता है। ये कब गैलन ने बोली है? 200 सदी में, 200 एडी में, यानी कि 200 की सदी में जब रोमन सल्तनत रोमानिया थी, तो उस वक्त उसने ये पॉइंट आउट किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें लोगों को भूल जाती हैं। अच्छा, भूल जाती। कुछ डिक्टम्स होते हैं हमारी मेडिसिन में, जो डिक्टम ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। ये एक ऐसा डिक्टम है। देखिए, क्या होता है कि जब एक ट्यूमर होती है, एक गिल्टी होती है, गिल्टी के इर्द गिर्द एक कवर होता है। वो डिपेंड करता है कि ये कवर जो है, ये कवर परमानेंट कवर है या हल्का सा कवर है, लेकिन कवर होता है। हर एक गिल्टी के इर्द गिर्द एक कवर जैसा होता है। तो ये जो कवर है, बॉडी क्या करती है? बॉडी की कोशिश होती है, जब भी कोई गिल्टी बनती है, बॉडी की कोशिश ये होती है कि उसको एक लिफाफे में बंद रखा जाए, उसको ज्यादा फैला नहीं दिया जाए। ये बॉडी की अपनी कोशिश रहती है। बिल्कुल, आप चाहें या नहीं चाहें, ये तो जरूरी चीज है। तो उससे क्या हो जाता है? उससे बॉडी कोशिश करती है कि ये जो गिल्टी है, ये जो कैंसर है या ये कोई भी गिल्टी है, इसको ब्लड के साथ या दूसरी बॉडी के दूसरे हिस्सों के साथ कांटेक्ट ना हो जाए। ये बॉडी की कोशिश रहती है। अंदर जो मवाद है वो बाहर ना आए, इसलिए इसको कवर करती है। किस हद तक हमारा जिस्म इसमें कामयाब होता है वो दूसरी बात है, लेकिन कोशिश है हमारे जिस्म की। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम नीडल डालते हैं या बायोप्सी करते हैं, तो ये जो कवर है, इस कवर के थ्रू हम जाते हैं, उसमें होल बन जाता है। बिल्कुल, ठीक है। अब जब होल बन जाता है, उसमें अंदर वाला मवाद बाहर आता है, उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। थोड़ी स्मॉल छोटी छोटी जो रगें होती है, जो ट्यूमर को बाहर से कवर करती है, वो खुल जाती है। तो चांसेस ये देखा गया है कि चांसेस ये रहते हैं कि इसमें जो छोटा रगे हैं, इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता जो सेल्स हैं, ये जो कैंसर वाली खुलियां हैं, ये इसमें आ सकती है। इसका फैलाव हो सकता है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ा जाए, फिर ऑपरेशन ना किया जाए, उसको निकाला ना जाए क्विकली, तो चांसेस काफी ज्यादा रहने के चांसेस हैं। अब इसमें एक कंसेंसस है। कंसेंसस वो है जिसको हम बोलते हैं ना, मेडिकल जो टीचिंग है। टीचिंग ये है कि बायोप्सी के बाद मैक्सिमम 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, चाहे वो सर्जरी हो, क्या हो, लेकिन 10 या 15 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। वो आइडियल है। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बायोप्सी के बाद जी, अगर
खुदा ना खास्ता जी किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ जी तो उसको इमीडिएट सर्जरी पे जाना चाहिए, जी उसको इमीडिएट इलाज करना चाहिए, इसके बाद रुकने का देरी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है, आज के दौर में जी जैसे नए जो टेस्ट जो की जाते हैं, खासकर सिटी स्कैन है, पेट स्कैन है, MRI है, जी इस तरह के टेस्ट, खासकर कैंसर पेशेंट जो है, ये कितना मदद करता है, ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और इससे ये कितने जरूरी है? जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रिपल असेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल असेसमेंट, उसके बाद यानी कि स्टेज 1 जो होगा, क्लिनिकली लगता है स्टेज 1, वो कैसे स्टेज 1 लगता है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। और स्टेज 2 जो है उसमें आपको ट्रिपल असेसमेंट यानी कि एग्जामिनेशन, क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने देखा, उसके बाद मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड और उसके बाद जो है अपना बायोप्सी, ये 3 ट्रिपल असेसमेंट हो गया। उसके बाद आपको सीटी स्कैन, MRI या पेट स्कैन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेज 3 होगा क्लिनिकली, वो नहीं, सर्जरी के बाद जो असली स्टेज मिलता है वो ऑपरेशन के बाद मिलता है। मैं बोलता हूं ऑपरेशन से पहले अगर लगता है कि ये शायद स्टेज 3 है, डिजीज है, तो उसमें फिर आपको सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। या कोई चाहता है कि स्टेज 4 जब होगा उसमें तो पेट स्कैन की जरूरत कभी कभी पड़ती है, ताकि ये देखा जाए कि कहां कहां तक ये डिजीज गई है। अच्छा, बाकी इमीडिएट डायग्नोस्टिक इम्पैक्ट सीटी स्कैन और पेट स्कैन का नहीं। ये सीधे लफ्ज में अगर बताएंगे कि जब अगर किसी का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर जी, तो ये जब उसको पहले जो स्टेज में जो उसको टेस्ट जैसे मेमोग्राफी है या बायोप्सी है या अल्ट्रासाउंड उसको करना है, अगर वहीं उसको ये डिटेक्ट हुआ है कि, तो उधर ही पता चलेगा कि ये किस स्टेज पे है। डॉक्टर मेडिकली उनको मतलब कहां तक फैलाव उसका फैलाव है या नहीं है, स्टेज 1 या स्टेज 2 में होगा, उनको मजीद टेस्ट की जरूरत है। मजीद हाँ, अगर डॉक्टर को इन टेस्टों में ये पता चला है कि नहीं इसका फैलाव हो सकता है, ये कहीं और चला गया है, कहीं और पे इसने जगह बनाई है, तो फिर पेट स्कैन या सीटी स्कैन या MRI की जरूरत पड़ती है स्टेज वाइज। सही बात है, इस तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो पहला और दूसरा स्टेज, उसमें आपको सीटी स्कैन, MRI या पेट स्कैन करने से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई नहीं होती। वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है और वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। अभी हमने टाइम के बारे में बात की ना, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रहा अब सवाल स्टेज 3 यानी कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज का, उसमें हाँ सीटी स्कैन और पेट स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, ये देखने के लिए, एसेस करने के लिए कि कहां कहां तक ये गया है, ब्रेस्ट से निकल के कहां कहां तक फैलाव हो चुका है। ठीक है, तो रही बात अब MRI की। MRI का थोड़ा डिफरेंट है इसमें रोल। देखिए, MRI हम उन पेशेंट में करते हैं जिन लोगों का फेमिलियल या हेरेडिटरी कैंसर जो फैमिली में चलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की। अगर ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट ऐसा है उसकी फैमिली में उसका इनहेरिटेड है, इन जिसको 10% तक जो ऐसे लोग, बाप को, घर में किसी को, उसमें हमको अल्ट्रासाउंड की बजाय MRI करना पड़ता है। होगी एक सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन जिसमें MRI की जरूरत पड़ती है वो है कि फर्ज करो कोई पेशेंट आ गया, वो स्टेज 3 में आ गया, ठीक है, या स्टेज 2 में आ गया, तो उसको डॉक्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि इसको पहले हम कीमोथेरेपी दे देते हैं। तो उसने कीमोथेरेपी देना शुरू कर दिया और कीमोथेरेपी का काम खत्म कर दिया। उसके बाद जब सर्जरी करना हो तो सर्जरी के लिए प्लान करने के लिए उस वक्त ऐसे पेशेंट्स में MRI की जरूरत है। सिर्फ 2 कैटेगरी में MRI, बाकी MRI का ज्यादा रोल ब्रेस्ट कैंसर में नहीं है।
क्योंकि एमआरआई जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है अगर एमआरआई को रूटीनली यूज किया जाए, ये देखा गया है। तो लिहाजा दो कैटेगरी में सिर्फ एमआरआई की जरूरत है। एक है वो जो पेशेंट जिसका फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरा जिसको ऑलरेडी कीमोथेरेपी मिला है और उसको ये देखना है कि ब्रेस्ट में कीमोथेरेपी से कितना असर हो चुका है, ठीक है। वो सिर्फ दो कैटेगरी, बाकी एमआरआई का कोई रोल नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सीटी स्कैन जी और पेट स्कैन जी, इन दो में क्या फर्क है? सीटी स्कैन और पेट स्कैन में ये फर्क है कि सीटी स्कैन एक, मान लीजिए एक्सरे टेस्ट है, रेडियोलॉजी टेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक्सरे यूज होता है और फिर देखा जाता है कि इसमें, यानी कि इसमें आप लोग क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी हो गया ये कि किसी जगह पर कोई चीज है, उसका शैडो आपने देख लिया। एक्सरे तो वही होता है, शैडो देखना। सीटी स्कैन में भी शैडो ही आता है, ये एक फोटोग्राफ होती है लेकिन नेगेटिव में होती है, जिस तरह पहले होते थे ना नेगेटिव, तो ये बॉडी का फोटो है नेगेटिव में। लेकिन पेट स्कैन जो है, पेट स्कैन में कैंसर की एक्टिविटी का पता चलता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आपने सीटी स्कैन किया, अब लिवर में लगा शैडो एक आ रहा है, ठीक है। अब सीटी स्कैन से ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि आया ये शैडो कैंसर है कि नहीं है, मेट है कि नहीं है, तो उसमें कभी कभार पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है। अब पेट स्कैन में क्या होता है, ये मेटाबॉलिक स्टडी, इसमें अगर कैंसर होगा तो ये पेट स्कैन में जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं वो दवाई ये खा लेगा, ठीक है। अच्छा। वो जो हम देखते हैं कि ये दवाई उधर कंसंट्रेट हो रही है, तो इसका मतलब ये ट्यूमर हो सकता है। लेकिन पेट, ये याद रहे, पेट स्कैन भी एक कंक्लूसिव टेस्ट नहीं। अगरचे पेट स्कैन पॉजिटिव आता है, उसके बावजूद भी ये मतलब नहीं है कि ये कैंसर है। अच्छा। ये इसमें बहुत सारी, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, एक क्लिनिशियन को बहुत सारी चीजों को मिलाना पड़ता है, मिला के फिर ये आइडिया लगाना पड़ता है, हाँ ये कैंसर हो सकता है। तो उसमें भी बहुत सारी और चीज, ये नहीं है ऐसा मतलब जैसे कि लोगों में इस तरह का रुझान चला है कि पेट स्कैन कर दिया तो डायग्नोसिस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पेट स्कैन जरूरी नहीं है कि ये कैंसर हो, लेकिन पेट स्कैन से क्या होता है, जब ऑलरेडी कंफर्म्ड कैंसर हो बॉडी में, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में कंफर्म्ड कैंसर है, ठीक है, तो उसको हम एसेस कर लेते हैं, पेट स्कैन कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो देखते हैं कि लिवर में भी है और लंग में भी है और हड्डियों में है, तो उससे ये पता चलता है हाँ भाई चूंकि ब्रेस्ट में है, इसका वैल्यू उसी के साथ बराबर लगता है, तो ये भी कैंसर ही होगा। लेकिन बजाते खुद पेट स्कैन ये कंफर्म नहीं करता ये कैंसर। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब किसी का कैंसर डायग्नोज हो गया है जी, फिर उसने सर्जरी भी की, देखिए इसका आपने कहा कि कैंसर का बेस्ट इलाज सर्जरी है, इसको वहां से रिमूव करना होता है, सेल्स को रिमूव करना जहां पे है। उसके साथ साथ में इसमें कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं जी। ये जो कीमोथेरेपी है जी, ये क्या काम करती है, इसका काम क्या है? जी देखिए, पहले हम इस बात को, इसके बारे में बोलना चाहिए कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी कैंसर, उसमें जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो है सर्जरी, ऑपरेशन। अब ऐसा पाया जाता है कि सर्जरी जो है, सर्जरी से कंट्रोल होता है ब्रेस्ट में ट्यूमर, जो ब्रेस्ट में ट्यूमर होगा या ये ट्यूमर आर्मपिट में गया होगा जिसको बगल बोलते हैं, लिम्फ नोड उसमें होते हैं, तो उधर तक अगर चला गया हो, उसको कंट्रोल करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी इंपॉर्टेंट है,
पहला स्टेप तो यूजुअली स्टेज 1 और स्टेज 2 में पहला स्टेप सर्जरी पहला स्टेप। अब उसके बाद कीमोथेरेपी का रोल क्या होता है? देखिए, कीमोथेरेपी जो है उससे कैंसर खत्म नहीं हो जाता है। कीमोथेरेपी से कैंसर किसी हद तक कंट्रोल में रहता है, खत्म नहीं होता। लेकिन अगर कैंसर का लोड बॉडी में बहुत कम होगा, अगर मिसाल के जिसके मेटास्टेसिस ऑलरेडी हो गए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग जिनको ब्रेस्ट में कैंसर है और आर्मपिट में चला गया है, उनमें ये खदशा रहता है कि कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा बायोप्सी से, जैसे हमने बताया, बायोप्सी से थोड़ा थोड़ा या वैसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ जिस्म में गया हो, लेकिन उसने जिस्म में अभी जगह नहीं बनाई। उसने वो अभी जगह ढूंढ रहा है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम उनको कीमोथेरेपी देते हैं ताकि ये जो जिस्म में कुछ सेल्स फैल गई है उनको जगह बनाने से रोका जाए। ये कीमोथेरेपी का रोल है। ठीक है। तो रेडियोथेरेपी का रोल ये है कि अगर ब्रेस्ट में कुछ इधर उधर बचा खचा हो, उसको भी स्टेराइल करना, उसको जला देना। ठीक है, ताकि यहां से नया कोई फिर से जिस्म में ना जाए। ये मोटा मोटा इन 3 चीजों का रोल है। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इनको कीमोथेरेपी पहले दे देंगे, सर्जरी से पहले कीमो दे देंगे। वो एक कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको कीमोथेरेपी। मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसका ट्यूमर थोड़ा बड़ा है, ब्रेस्ट मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है, तो उस सूरत में उस ट्यूमर को कम करने के लिए, उसका साइज कम करने के लिए, ताकि इसका ऑपरेशन हो, उसके लिए कभी कभी हमको कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि जिस पेशेंट का ऑपरेशन ना हो सके उस पेशेंट को ऑपरेशन किया जाए। क्योंकि असली ट्रीटमेंट तो ऑपरेशन ही है। ब्रेस्ट कैंसर का असली ट्रीटमेंट शुरू होता है ऑपरेशन से। लिहाजा अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ट्यूमर बदकिस्मती से काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है या उसने लेट डायग्नोसिस हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ट्यूमर बहुत बड़ा है, तो अगर सर्जरी करेंगे तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस सूरत में कीमोथेरेपी ऑपरेशन से पहले दिया जाता है ताकि इस ट्यूमर को कम किया जाए और सर्जरी करना आसान हो जाए। कीमोथेरेपी का वही रोल है, असली रोल जो कीमोथेरेपी का है ऑपरेशन से पहले। मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन से पहले जो कीमोथेरेपी का देने का असली रोल है वो ये है कि सर्जरी करना आसान हो जाए। ठीक है, और कुछ लोग में ऐसा होता है कि उनका ट्यूमर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो। हम इसके बारे में बात करेंगे, सर्जरी किस टाइप की होती है। तो वो चाहते हैं कि ब्रेस्ट सारा जो ब्रेस्ट है वो निकाला ना जाए। तो उस सूरत में अगर ट्यूमर बड़ा हो तो उसको कम किया जाता है, छोटा बनाया जाता है कीमोथेरेपी से। उसके बाद जो सर्जरी करते हैं उसमें सारा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब सिचुएशंस है जिसमें कीमोथेरेपी का रोल बनता है। ठीक है, तो लेकिन असली जो है इसका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जो है, बेसिक ट्रीटमेंट, वो सर्जरी से स्टार्ट होता है और उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे, कौन किस टाइप की सर्जरी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वो बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये मतलब जो इस तरह के पेशेंट है जो ऑलरेडी जिनका किसी का ब्रेस्ट रिमूव किया गया है या कोई अंडर ट्रीटमेंट है, ये देखा गया है कि 5-7 साल के बाद कहीं ना कहीं नोड कहीं ना कहीं से वापस आ जाता है, कहीं
गर्दन में, बगल में या ओवरी में या कहीं और। तो अब अगर किसी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस उसको क्या करना है ताकि दोबारा वापस ना आए? नहीं, देखिए, सबसे पहले ये बात है कि स्टेज की बात होती है, जो हम बोलते रहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए कैंसर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर किसी फीमेल का ट्यूमर डिटेक्ट हो गया स्टेज 3 पर, अच्छा, या स्टेज 3 और स्टेज 4 के बीच में, ठीक है, तो उसको जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कीमोथेरेपी भी मिलती है, रेडियोथेरेपी भी मिलती है और सर्जरी भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें रिस्क रहता है कि ये जो ट्यूमर है, ये जो ऑलरेडी जिस्म में गया है, तो मैंने पहले बताया आपको इससे पहले, जो ऑलरेडी जिस्म में गया है अभी जगह देख रहा है, ठीक है, यानी फैलाव हो गया, अब जगह जहां पे जगह मिली, नहीं, जगह देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, लेकिन हमने उसको कीमोथेरेपी दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी तो हर एक पेशेंट में कामयाब नहीं है, ठीक है। उसके रीजन ये है कि कीमोथेरेपी दवाई है, दवाई यहाँ जुकाम को आप 10 लोगों को लीजिए, उनको एंटीबायोटिक दीजिए, एमॉक्सिलिन 10 लोग खाएंगे, 10 के 10 लोग एमॉक्सिलिन से ठीक नहीं होते ना। अच्छा, 2-4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, और 1-2 में चेंज करना पड़ता है। इसी तरह कीमोथेरेपी का होता है। क्या होता है कि जो ऑलरेडी लेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका जो ये ट्यूमर है, ये जिस्म में घूम रहा है, ठीक है, अगरचे उसने जगह नहीं बनाई हो, लेकिन कभी ना कभी जगह बनाएगा। अब कीमोथेरेपी हम इसलिए देते हैं ताकि ये ट्यूमर जिस्म में और किसी जगह ना बनाए पाए। लेकिन बदकिस्मती ये है, कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट में कीमोथेरेपी काम नहीं करता है। 20% लोग ऐसे हैं, 20 से 30% लोग जिसमें कीमोथेरेपी 100% काम नहीं करती। अच्छा डॉक्टर, तो उन पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, ये रिस्क रहती है वापस आने की, कहीं ना कहीं ये पैदा हो जाता है। इसीलिए जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट होते हैं या कोई भी कैंसर पेशेंट होता है, उनको जिस सर्जन के पास वो गए हैं, जिस सर्जन से ट्रीटमेंट किया है या डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया है, उनके अंडर फॉलो अप में, क्लोज फॉलो अप में रहना, ताकि वो वक्तन फवक्तन उनके टेस्ट करें, देखें कि कहीं ये पैदा और ना हो गया। अगर हो गया हो तो उसको भी अर्ली पकड़ा जाए, अगर फैला भी हो उसको अर्ली पकड़ा जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर साहब, ये इस तरह के जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ये जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सर्जरी जो है, मेन स्टे तो कैंसर में सर्जरी रहती है, मेन स्टे कोशिश यही रहती है कि सर्जरी हो, क्योंकि सर्जरी ही एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है। अब ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो पेशेंट हैं, उनमें तो टारगेट ये रहता है कि पहले सर्जरी किया जाए। स्टेज 3 में देखते हैं कि भाई अगर ज्यादा बड़ा है ट्यूमर, तो हो सकता है उस ट्यूमर को छोटा किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा कीमोथेरेपी देके उसके बाद जरूरी सर्जरी तो करना ही। स्टेज 4 में भी कभी कभी ये जरूरत पड़ती है कि ब्रेस्ट में सर्जरी किया जाए, करना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरे कहने का मतलब है, सर्जरी इंपॉर्टेंट ये है, कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का, इलाज का। अब सर्जरी जो है ब्रेस्ट की, वो बहुत टाइप्स की है। एक सर्जरी ऐसी है जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है, निकाल दिया और वो हो गया। उससे तो चलो ठीक है, कैंसर तो कंट्रोल होता है, लेकिन जिस पेशेंट का, जिस फीमेल का पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, उससे उनका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जिंदगी भर रहता है, क्योंकि खाली रहता है, चेस्ट खाली रहता है, तो एक सोशल स्टिग्मा रहता है। बहुत सारी चीजें उनको अंदर से ही दिमाग में रहती है, तो बहुत परेशानी रहती है।
तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो उसके लिए जो हमारे ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? वो ऑल्टरनेटिव दो तरह की है। एक तो है कि आधा ब्रेस्ट निकाला जाए, या जिस हिस्से में ये ट्यूमर है उसको काटा जाए, निकाला जाए, सर्जरी किया जाए, और जो बगल में गया हो उसको थोड़ा साफ किया जाए। ये एक ऑल्टरनेटिव। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इसमें ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट तो मतलब किसी का 2/3, 1/3 ब्रेस्ट निकल गया, 2/3 उधर रहता है। लेकिन उसका जो शेप रहता है ब्रेस्ट का, वो शेप वैसा नहीं रहता है जैसा उसको दूसरा ब्रेस्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड में किया, उसमें 2/3 ब्रेस्ट रहा, 1/3 ब्रेस्ट निकाल दिया, तो एकदम ब्रेस्ट जो होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, शेप एकदम बिगड़ जाती है। तो पेशेंट को चलो ठीक है, आम चलता है, ट्यूमर निकल गया है, लेकिन पेशेंट सेटिस्फैक्शन उतना नहीं रहता। ठीक है। तीसरा जो सर्जरी है टाइप, जो मैं यूजुअली करता हूँ, मैं मैक्सिमम वही सर्जरी करता हूँ। मैं ब्रेस्ट पेशेंट को मतलब ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी में यूजुअली अवॉइड करता हूँ, और ये वाली सर्जरी पे भी अवॉइड करता हूँ। तो मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ, जिसको कॉस्मेटिक हम बोलते हैं। कॉस्मेसिस उससे पूरी अच्छी रहती है, ताकि ब्रेस्ट की शेप जो है वो बिगड़ती नहीं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है, कुछ 6 महीने 1 साल होने के बाद पेशेंट को ये लगता है कि उसकी सर्जरी हुई ही नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसा उसको फील होता है कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं। और मैंने ये भी देखा है, कभी कभी मुझे भी पूछना पड़ता है फिर पेशेंट को, तुम्हारा किस साइड ऑपरेशन हुआ, राइट साइड या लेफ्ट साइड? एक्सपेंसिव होगी? नहीं, थोड़ा बहुत वो तो है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो सर्जरी है, मेरे ख्याल में कॉस्मेटिक सर्जरी ही एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनना चाहिए आजकल। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है, कर सकते हैं। टेक्निकल एक्सपर्टीज अगर उतना है तो आराम से, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी, तो आराम से कर सकते हैं। मैं उसी चीज पर जोर देता हूं, और मेरी सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी ही रहती है। सो ये तीन तरह की ये ऑपरेशंस होते हैं जो ब्रेस्ट में करते हैं, जिसके रिजल्ट्स इक्वल है, जिसके रिजल्ट्स इक्वल है। डॉक्टर साहब, टाइम बहुत हो गया। आखिर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारे इन जनरल व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर जो हमारे माएं बहनें या बेटियां हैं, उनको क्या करना चाहिए? मुख्तसर मैंने यही बताया कि पिछली बार भी मैंने बताया, एक तो डाइट है, एक तो डाइट में तब्दीली लानी पड़ेगी। फैट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वेट कम रहना चाहिए, ठीक है, और एक्टिविटी रहनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये है कि वक्त पर अपना ये करना चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। वो सिंपल है उस टाइप का, और उसके बाद वक्त पर कुछ मामूली से टेस्ट जो होते हैं वो करने चाहिए। अगर ऐसा किया जाए, स्क्रीनिंग टाइप किया जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट जो है, क्योर रेट, मैं इलाज की बात, ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योर रेट वो 90 से 100%, 90 से 100%। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप देख रहे थे ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक हमारा खुसूसी प्रोग्राम। बात कर रहे थे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ। अगले शुमारे में इसी वक्त इसी चैनल पर कैंसर से मुतालिक डॉक्टर काजी अशरफ आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।